Assalamu alaikum. In this video we will be talking about giant molecular structure. जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें यूजुअली तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये हमें कुछ कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है। और ओ लेवल के सिलेबस की बात करें तो इसमें नॉर्मली ये तीन जो हमारे सामने लिखे हुए हैं जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनकी ही बात होती है। इसमें डायमंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और ग्रेफाइट है। ठीक है, सो दीज आर द मेनली थ्री structures that are part of giant molecular structure when we talk about it in our syllabus। तो हमारे पास ये जो भी giant molecular structures हैं, हम इनको giant molecular structure कहते क्यों हैं? क्योंकि इनमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये डायमंड जो है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है या ग्रेफाइट है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है जो एक साथ बॉन्डेड हैं। तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए हम इनको जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात जो है वो डायमंड की करेंगे। डायमंड जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्योरली एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन। ठीक है, इट इज प्योरली मेड ऑफ ओनली वन एलिमेंट, दैट्स कार्बन। तो इसके अंदर ये बॉन्डिंग हो कैसे रही है? देखो, जो कार्बन होता है ना, तो ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अपना आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये इस तरह 4 बॉन्ड बनाता है। अब डायमंड में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट तो है नहीं। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो करेगा वो कार्बन से ही करेगा। तो जो ये 4 बॉन्डिंग होंगी इसकी, वो भी किससे होंगी? कार्बन से। अब जो ये कार्बन है, इनको भी तो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो एक बॉन्ड तो इन्होंने ऑलरेडी इस सेंटर वाले कार्बन से बना लिया है। अब ये अपने बाकी के 3 बॉन्ड बनाएंगे, और वो बॉन्ड भी किससे बनेंगे? कार्बन से ही बनेंगे। तो कार्बन जो है वो कार्बन से बॉन्ड करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, तो कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से ही होती रहेगी। ठीक है, तो एक डायमंड बन जाएगा। अब डायमंड के अंदर हमारे पास कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड करते चले जाएंगे, और इसी तरीके से हमारे पास जो है डायमंड बन जाएगा। तो इसीलिए हम डायमंड को जो है एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं, क्योंकि डायमंड के अंदर कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट है ही नहीं जिससे कार्बन बॉन्ड करे। तो कार्बन जो है वो कार्बन से बॉन्ड करता चला जाएगा, तो एक डायमंड में कितने कार्बन आपस में बॉन्ड हुए हैं ये हमें पता ही नहीं होता। इसीलिए हम डायमंड को जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब अगर हम बात करें इसके शेप की, तो जो डायमंड का शेप होता है ना, उसे हम लोग टेट्राहीड्रल कहते हैं। यानी कि जो ये कार्बन हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इनको अगर मैं आपस में बॉन्ड करूँ ना, तो ये कुछ इस तरह के बॉन्ड बना, इस तरह से एक शेप बना लेते हैं। जो डायमंड का शेप हमने देखा है ना, एक कट टू कट शेप होता है। ठीक है, डायमंड, आई होप बहुत लोगों ने देखा हुआ होगा। तो डायमंड जो है ये, इसका एक कट टू कट ज़बरदस्त सा बिल्कुल एक जो है ना शेप होता है जो रिफ्लेक्शन दे रहा होता है। तो जो डायमंड का शेप है ना, इसे हम लोग टेट्राहीड्रल कहते हैं। और जितने भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जिनका जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उनमें हमें ये पता ही नहीं है कि कितने एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, तो हमें कितने बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत एक्सट्रीम होते हैं। जैसे डायमंड है, वो शायद कहीं जाके 3700 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट हो, शायद, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो डायमंड को मेल्ट आप समझ लो कि नहीं कर सकते। वजह यही है कि उसमें आपको बॉन्ड ही नहीं पता कितने तोड़ने। एक छोटे से डायमंड के अंदर भी अगर आप बॉन्ड्स तोड़ने की कोशिश करोगे, उसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे, तो कितने बॉन्ड्स को ब्रेक होना है हमें पता ही नहीं है। तो आप कब तक हीट एनर्जी देते रहोगे, कब तक उतने उसके अंदर बॉन्ड्स तोड़ते रहोगे। तो इसीलिए जो भी सब्सटेंस ऐसा होता है ना जिसका स्ट्रक्चर जायंट मॉलिक्यूलर होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत एक्सट्रीम होता है। ठीक है ना। फिर इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली जो है ये सैंड का फॉर्मूला है, मिट्टी का, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ऑल्दो जो फॉर्मूला नाम से समझ आता है वो क्या है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेकिन एक्चुअल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसा है नहीं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो हमारे पास हम अगर एक सिलिकॉन बनाए, तो सिलिकॉन भी जस्ट लाइक कार्बन ग्रुप 4 का एलिमेंट है, तो उसको भी 4 बॉन्ड बनाने। ठीक है ना।
तो सिलिकॉन के साथ क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्डेड है, डायमंड के केस में तो कार्बन ही थे ना, और कोई दूसरा एलिमेंट तो था नहीं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये जितने भी सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स हैं, ये 4 बॉन्ड किससे होंगे? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ने ऑलरेडी, हर ऑक्सीजन ने अपना एक एक बॉन्ड तो इस सेंटर सिलिकॉन से बनाया हुआ है, तो ये ऑक्सीजन अपने दूसरे बॉन्ड भी, अब दूसरा बॉन्ड भी बनाएगा आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये दूसरा बॉन्ड किससे बनाएगा? सिलिकॉन से। और फिर ये जो सिलिकॉन्स हैं इनको अपने 4 बॉन्ड पूरे करने होंगे, वो किससे बनाएगा? 4 ऑक्सीजन से। तो इसी तरह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो बनते चले जाएंगे। अब कितने सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से बॉन्ड होता जा रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसीलिए जो सैंड है इसको भी अगर आप मेल्ट करने की करोगे तो मेल्ट ही नहीं होगा। इनफैक्ट जो आपके पास भट्टी होती है ना, फर्नेस, जिसके अंदर आप मेटल को और कुछ चीज़ों को जिसमें मेल्ट किया जाता है, तो आप उनको मेल्ट ही फर्नेस के अंदर, जो भट्टी होती है जो मिट्टी की बनी हुई होती है, पत्थरों की बनी हुई होती है, उसके अंदर मेल्ट करते हो, क्योंकि वो चीज़ जो आप उसमें मेल्ट करना चाह रहे हो वो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन मिट्टी को कुछ नहीं होगा, पत्थर को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि इन जो सैंड है इसका अपना स्ट्रक्चर जो है वो जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और क्योंकि जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत एक्सट्रीम है। शायद 1650 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो सैंड है ये मेल्ट होती होगी, वो भी शायद, ठीक है ना। तो ये बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं जो नॉर्मली अचीव नहीं किए जा सकते, तो ये ऐसे टेम्परेचर्स पे जाके तो ये शायद मेल्ट। वजह क्या है? जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वजह क्यों है? क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी है ना, सब बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो आप इनको ऐसे ही मेल्ट नहीं कर सकते। और इसका भी अगर शेप की हम बात करें ना, तो जस्ट लाइक डायमंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी जो सैंड है, सिलिका है, इसका जो शेप है वो भी टेट्राहीड्रली काउंट होता है, सही है ना। सो देर आर मैनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इट ड्यू टू विच इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर्स टू मेल्ट। तो इसीलिए जो हमारे पास ये जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत एक्सट्रीम होता है, हाईएस्ट आप कह सकते हो कि अगर किसी चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है ना, तो वो उनके ही हैं जिनके अंदर जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम देखते हैं जिनमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हो। फिर हमारे पास इसी तरह जो थर्ड वन है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ना, अगर उसको हम कंपेयर करें ना, तो ये एक ऐसा जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और डायमंड से थोड़ा डिफरेंट है। तो जो ग्रेफाइट हमारे पास होता है ना, इसके अंदर चक्कर क्या है कि जस्ट लाइक डायमंड, ग्रेफाइट भी प्योरली कार्बन का ही बना हुआ है। ग्रेफाइट में भी जो है ना कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो हमारे पास ग्रेफाइट है इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना वो इसके स्ट्रक्चर में कंपेयर टू डायमंड, क्योंकि ग्रेफाइट, जब कोयला ग्रेफाइट बनता है तो उसके बाद ही वो डायमंड बनता है, सही है। तो इसके स्टेजेस यही होते हैं, लेकिन जाहिर है ये हज़ारों साल तक जब कार्बन के ऊपर एक या कह लो कोयले के ऊपर जो हज़ारों साल तक टेम्परेचर और प्रेशर लगता रहता है ना, तो इसी में ये जो काले कलूटे सा हमारे पास कोयला है, ये जिसकी कोई औकात नहीं है, किलो किलो के हिसाब से मिल जाता है, तो वो डायमंड जैसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी फिर करोड़ों में भी वैल्यू होती है। तो हमारे पास जो ग्रेफाइट है ये भी प्योरली कार्बन का बना हुआ है, लेकिन ये ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों जो है ना कार्बन के एलोट्रोप्स कहलाते हैं। यानी कि एलोट्रोप एक ऐसी चीज़ होती है जो एलिमेंट उसमें सेम ही होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो एलिमेंट डायमंड का भी कार्बन है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, शेप उसका अलग होता है। और जो ग्रेफाइट है वो भी प्योरली कार्बन का बना है लेकिन इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू डायमंड। तो जो ग्रेफाइट है ना इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहीड्रल नहीं होता, हेक्सागोनल होता है। यानी कि हम ग्रेफाइट के अंदर देखते हैं कि ये एक एक कार्बन जो है ना ये 6 कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। और ये एक हेक्सागोन जैसा शेप बनाता है, जो हेक्सागोन शेप होता है ना ऐसा। तो ये 6 कार्बन इस तरह बॉन्ड हुए हुए होते हैं कि एक हेक्सागोन का स्ट्रक्चर जो है ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3। आप कोई भी कार्बन को देखो तो 1 2
3 उसने बॉन्ड बनाए हुए, जबकि कार्बन ग्रुप 4 का एलिमेंट है। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे? 4, लेकिन हर कार्बन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि अनबॉन्डेड है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो किसी से बॉन्ड ही नहीं कर रहा, क्योंकि कार्बन का 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर है? ठीक है, वो अनबॉन्डेड है, वो किसी से बॉन्ड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा है, किसी से बॉन्ड नहीं कर रहा। तो एक हेक्सागोन को अगर मैं देखूं तो एक हेक्सागोन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो कि अनबॉन्डेड है, किसी से बॉन्ड नहीं कर रहे। अब क्या होता है कि ये बहुत सारे हेक्सागोन्स जो है ना एक साथ बॉन्ड करके हमारे पास जो है ना एक पूरी इन हेक्सागोन्स की शीट बना लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ ग्रिल्स वगैरह हम लोग के यहाँ पे होती हैं नॉर्मली, जिनमें हेक्सागोन्स शेप होते हैं, जिस तरह शहद की मक्खी का छत्ता होता है, इतने सारे हेक्सागोन्स एक साथ होते हैं। तो ये इसी तरह इतने सारे हेक्सागोन्स एक साथ बॉन्ड होके पूरी एक शीट बना लेते हैं जो हेक्सागोन्स की होती है। सही है। तो ये जो शीट के अंदर जितने हेक्सागोन्स आपस में बॉन्डेड है ना, तो ये तो सब कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो इन सब में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये जो पूरी शीट होती है ना हेक्सागोन्स की, इस शीट को हम कहते हैं ग्रेफीन। तो ग्रेफीन जो है ना ये पूरी एक लेयर है जिसमें बहुत सारे हेक्सागोन्स जो है ना ये आपस में बॉन्डेड हैं और ये सब कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, लेकिन हर हेक्सागोन में से 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास है ना इस तरह की बहुत सारी ग्रेफीन की शीट्स होती है। तो जब ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक ग्रेफीन की शीट्स पूरी लेयर्स की तरह जो है ना आ जाती है ना, एक के ऊपर एक ग्रेफीन की लेयर होती है, तो ये पूरे जिसमें इतने सारे ग्रेफीन की लेयर्स है ना, इस पूरे को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। तो जो ये लेयर्स है ना एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मेरे पास एक बुक है, मैंने उसके ऊपर दूसरी बुक रखी, तीसरी बुक रखी, आइडेंटिकल बुक्स को मैं एक के ऊपर एक रखता चला जाऊं। तो ये बुक्स जो है ना ये ग्रेफीन की लेयर्स हैं, और ये जो पूरा पाइल ऑफ बुक है या फिर कह लो जो पाइल ऑफ ग्रेफीन है पूरा आपके पास, ये आपके पास जो है ग्रेफाइट कहलाता है। अब जो ये पाइल ऑफ बुक्स हैं, अगर मैं इनमें से एक बुक को पुश कर दूं, ऊपर वाली बुक को पुश कर दूं, तो वो बुक स्लाइड करके नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इन बुक्स के बीच में आपस में थोड़ी कोई बॉन्डिंग है। इसी तरह ये जो ग्रेफीन की लेयर्स होती है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, क्योंकि जो ये ग्रेफीन की लेयर्स हैं इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ये एक के ऊपर एक लेयर्स हैं खाली। ठीक है। तो अगर एक भी ग्रेफीन की लेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो वो ग्रेफीन की लेयर स्लाइड कर जाएगी। तो जो ग्रेफाइट है ना इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो ये हर हेक्सागोन में से आ रहे हैं, तो अगर इतने सारे हेक्सागोन हैं तो जाहिर सी बात है इतने सारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं एक ग्रेफीन की लेयर को देखूँ ना, तो उसके अंदर भी ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये जो ग्रेफीन की लेयर्स है ना, इनके बीच में भी ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते। ठीक है ना। तो जो हमारे पास ग्रेफीन की लेयर्स हैं, इनके बीच में भी ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये घूमते रहेंगे। सो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड बिटवीन द लेयर्स इन द ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आप ग्रेफाइट को मेल्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही वाली बात है कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक जो खास चीज है ना, वो ये है कि इसके अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि नॉर्मली हमें नॉन मेटल चीज़ों में देखने को नहीं मिलते। और क्योंकि इसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रेफाइट के अंदर एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी बीइंग अ नॉन मेटल आ जाती है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आपके घर में जो ड्राई सेल होते हैं ना, जो हम रिमोट वगैरह में जो बैटरीज लगाते हैं, अब उनको तोड़ो, तो उनके तोड़ोगे तो उसमें बीच में आपको एक ग्रेफाइट की लेयर, एक ग्रेफाइट की सॉरी रॉड आपको उसमें से पूरी बाहर मिलेगी। ग्रेफाइट की रॉड निकलती है उसमें से। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है विद इन द सेल, वो ग्रेफाइट के थ्रू हो रही है, उसमें ग्रेफाइट हेल्प कर रहा है। तो ग्रेफाइट की जो रॉड्स हैं इनको आप यूज करके इलेक्ट्रिसिटी इनसे कंडक्ट करवा सकते हो। तो ग्रेफाइट के लिए पूछा जाता है पेपर में कि व्हाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या बताना है? सिंपली दैट इट हैव फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट में फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इज केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर ग्रेफाइट से रिलेटेड हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि ग्रेफाइट जो है ना, क्योंकि इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो ग्रेफाइट को एज एन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट की एक ऐसी चीज होती है जो कि फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करती है। ठीक है।
तो हम लोग गाड़ियों के अंदर जैसे इंजन ऑयल डालते हैं, तो इंजन ऑयल क्या करता है कि वो ऑयल लुब्रिकेंट का काम करता है, कि इंजन के अंदर जो पार्ट्स हैं, मूवेबल पार्ट्स, वो उनके बीच में फ्रिक्शन जो है ना कम से कम हो, तो वो स्मूथली मूव करें। वरना एक दूसरे के ऊपर अगर रगड़ खाएंगे, टकराएंगे, तो जाहिर है फ्रिक्शन होगी तो वो डैमेज होंगे, उनका वेयर एंड टेयर बहुत होगा। अब इंडस्ट्रियली मशीनरीज जो है ना बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब इनके अंदर जब हम लोग ऑयल डालते हैं ना लुब्रिकेंट के तौर पे, तो ऑयल थोड़ी से ही साइकिल्स के बाद जो ना इतना पतला हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीनरीज हैवी हैं, तो फोर्स बहुत अप्लाई हो रही होती है, तो उनमें वेयर एंड टेयर शुरू हो जाता है। तो आप कितनी दफ़ा ऑयल चेंज करोगे। तो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के तौर पे जो है ना ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक अजीब सी बात लगती है कि ग्रेफाइट एक सॉलिड चीज़ है, इसको हम लोग एज लुब्रिकेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है कि जब इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के तौर पे अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ग्रेफाइट को क्रश करते हैं और क्रश करके पाउडर फॉर्म बना के इसको जो है ना हम लोग फिर एज एन लुब्रिकेंट के तौर पे, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के तौर पे इंडस्ट्रियल मूविंग पार्ट्स में डाल देते हैं। तो जब ये इनके ऊपर फोर्स आती है, दूसरे जब पार्ट्स साथ में रगड़ खाते हैं ना, तो क्या होता है कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है इनका, और क्योंकि इनका स्ट्रक्चर लेयर्ड है, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। स्लाइड करने की वजह से ये एक लुब्रिकेशन जो है ना प्रोवाइड करते हैं। तो जो ग्रेफाइट है, इट इज़ यूज एज एन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से डायमंड के हवाले से भी कभी कभी पूछा जाता है कि डायमंड क्योंकि बहुत हार्ड होता है ना, तो डायमंड को हम लोग इंडस्ट्रियली डायमंड को भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो ड्रिल्स होती है ना, इंडस्ट्रियल ड्रिलिंग मशीन्स जो होती हैं, जो हैवी ड्रिलिंग मशीन होती है, उनकी जो टिप होती है ना, उसको डायमंड से बनाया जाता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल ड्रिलिंग आपको जो है बहुत उसमें आपको एक बहुत टफ काम उससे करवाना है। तो ड्रिलिंग की जो मशीन होती है वो भी फिर इतनी टफ होनी चाहिए, तो उसकी टिप्स जो होती हैं वो फिर डायमंड की टिप्स बनी हुई होती हैं, ताकि डायमंड बीइंग वेरी हार्ड, तो वो इस ड्रिलिंग में सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दिस वीडियो वी विल कीप इट टिल हियर। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह मेटेलिक बॉन्डिंग से रिलेटेड बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।